क्लास 12 बायोलॉजी का 2022 का जीआर सेट लेकर के आए हैं और इस सेट में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणपोष की कोशिकाएं अगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, त्रिगुणित होती हैं या चौगुणित होती हैं? तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। फिर अगला है, मेंडल के एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः क्या था? तो मटर के लंबे और बौने पौधे का अनुपात कहा गया था, तो इसका फिनोटाइप अनुपात 3:1 था। 3:1 फिनोटाइप अनुपात है, इसलिए एक संकर क्रॉस में 3:1 फिनोटाइप अनुपात था। फिर अगला है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। टाइफाइड के रोग जनक यानी जिससे रोग पैदा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। और जो प्लाज्मोडियम है, इससे मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया। एस्केरिस से एस्केरिएसिस रोग हो जाता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, अमीबा नहीं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिए पेचिस नामक रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है? मरुस्थलीय पौधे का, तो देखिए कोर्स में नहीं है क्योंकि इस बार हटा हुआ है, फिर भी इसमें आंसर सही होगा चौथा, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय पौधे का गुण नहीं है क्योंकि वहां पर जल की कमी है, तो रंध्र होंगे तो जल और ज्यादा खत्म हो जाएगा, इसलिए रंध्र दोनों सतहों पर नहीं पाए जाते हैं। दूसरे का कहा है, फिर यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? परागकण में क्रोमोसोम 21 पाए जा रहे हैं, यानी जो नर युग्मक है, नर युग्मक में 21 हैं, तो मादा युग्मक, अंड कोशिका क्या होती है? मादा युग्मक होती है। तो मादा युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या कहा गया है कितनी है? तो नर युग्मक में जितनी है उतनी ही मादा युग्मक में भी होगी, यानी कि अंड कोशिका में 21 ही होगी। फिर कहा गया युग्मनज कोशिका में, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तब युग्मनज बनता है, तो युग्मनज में 21 और 21 42 हो जाएगा, इसलिए 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कौन सा एंजाइम काटता है? तो इसका आंसर सही होगा प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जीवाणु भोजी के डीएनए को काटने का काम करता है। फिर अगला है, चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। चरघातांकी वृद्धि समीकरण देखिए ये होता है dn/dt = rn। ये चरघातांकी समीकरण होती है। फिर अगला है, पात्रे निषेचन को संक्षेप में समझाइए। पात्र निषेचन यानी IVF को समझाना है। तो पात्र निषेचन IVF होता है। IVF क्या है? इसमें क्या करते हैं कि जो स्त्री के अंडाणु होते हैं उन अंडाणुओं को बाहर निकाल लिया जाता है, स्त्री के अंडाणुओं को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर पति के शुक्राणुओं से निषेचन करा देते हैं अलग संवर्धन माध्यम में। इधर स्त्री के अंडाणु को निकाल लिया और इधर पति के शुक्राणुओं को निकाल लिया और फिर दोनों को निषेचन करवा देते हैं। और जब 32 कोष की अवस्था हो जाती है तो 32 कोष की अवस्था में भ्रूण को माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं और इसके बाद गर्भावधि पूर्ण होने पर सामान्य शिशु जन्म लेता है। इसे ही IVF कहा जाता है या पात्र निषेचन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु जो दूध से दही का निर्माण करता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक जनित फल क्या है और एक उदाहरण देना है। तो जब परागण भी ना हो, जब परागण और निषेचन ना हो, जब परागण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। जब परागण और निषेचन ना हो लेकिन फल का निर्माण हो जाए, फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक जनित फल कहा जाता है। यानी बिना निषेचन के ही फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनित फल कहते हैं। निषेचन ना हो और फल बन जाए तो अनिषेक जनित फल होता है। लेकिन ऐसे फलों में बीज नहीं होते हैं। जो अनिषेक जनित फल होते हैं इनमें बीज नहीं बनते हैं, ये याद रखेंगे। और बीज रहित फलों को ही अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। अनिषेक फलनी फल या अनिषेक जनित फल कहा जाता है, जिसमें बीज नहीं होते हैं, यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे अंगूर है, केला है, अनन्नास है, ये सब अनिषेक जनित फल के उदाहरण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, समयुग्मजी अलेल जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जब एक लक्षण के दोनों जीन्स समान होते हैं, एक लक्षण के दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी एलील कहा जाता है। चाहे कैपिटल टीटी ले लीजिए, चाहे स्मॉल टीटी ले लीजिए। जब एक लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे ही समयुग्मजी कहते हैं। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, इसलिए विषमयुग्मजी हो जाएगा। तो जब एक लक्षण के दोनों जीन एक समान या एक प्रकार के होते हैं तो उसे ही समयुग्मजी कहा जाता है। और ये आनुवांशिक शुद्धता होती है, प्योरिटी ऑफ जेनेटिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, छायोविद को उदाहरण देते हुए लिखिए। देखिए, ये कोर्स से हटा हुआ है क्योंकि जीव एवं पर्यावरण वाला चैप्टर हटा हुआ है। फिर अगला है, क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम बताइए। देखिए, क्राई प्रोटीन क्या है, एक जीवाणु होता है, एक जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस। ये जो बैसिलस थुरिंजिएसिस है, ये जीवाणु मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। और इसका जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के इसके एक जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है और यह एंडोटॉक्सिन प्रोटीन जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहती है, स्पोरों में। इसे ही क्राई प्रोटीन कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। और यह कीटों के लार्वा को मारती है, उनको खत्म करती है। फिर क्या कहें, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, बैसिलस थुरिंजिएसिस। क्राई प्रोटीन क्या है आपको बता ही दिया है। फिर अगला है, बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, बायोरिएक्टर क्या होता है, एक सिलेंडर समान संरचना होती है, सिलेंडर जैसी रचना होती है। जो बायो रिएक्टर है एक सिलेंडर के समान रचना होती है। और होता क्या है इसमें, तो इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं या कह लीजिए कि मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है, और कल्चर करके किया क्या जाता है, और उनसे विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, विशिष्ट उत्पादों को प्राप्त किया जाता है तथा व्यष्टि एंजाइम को प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि ये बनाया क्यों गया था। तो जब पुनर्योगश डीएनए से विजातीय जीन तैयार किया जा रहा था तो कम मात्रा में तैयार हो रहा था। पुनर्योगश डीएनए से विजातीय जीन अधिक मात्रा में नहीं तैयार हो पा रहा था। तो अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए क्या किया गया कि बायोरिएक्टर का निर्माण किया गया, इसका विकास किया गया है। तो एक सिलेंडर जैसी रचना होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पादों तथा व्यष्टि एंजाइम को
प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए चौथे का पहला है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर। तो ये कोर्स से हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं। फिर अगला है शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो शुक्राणु जनन है ये पुरुष के वृषण में होता है। जो पुरुष का वृषण होता है, ये जैसे वृषण है या टेस्टिस है, तो पुरुष के वृषण में शुक्राणु जनन होता है और शुक्रजनक कोशिकाओं से। और कहा जाए मेनली तो जो जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं, जनन एपिथीलियम की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। या और भी सही करना चाहें तो जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद शुक्राणुओं के बनने की क्रिया ही शुक्र जनन कहलाती है, या शुक्राणु जनन कहलाती है, या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए इस प्रक्रिया में पहले गुणन प्रावस्था होती है। गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया थी तो यहाँ गुणित होती है, कई सारी धीरे धीरे करके कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से ये गुणन प्रावस्था होती है। और फिर इसके बाद ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में जैसे इन चारों में से किसी एक को लिया जाए, मान लीजिए इसको लिया हमने, तो वृद्धि प्रावस्था में ये बढ़ती है, वृद्धि करती है, खाद्य पदार्थ एकत्रित करके बढ़ जाती है कोशिका, तो वृद्धि प्रावस्था हो जाएगी ये। और इसके बाद फिर परिपक्वन प्रावस्था आती है। तो परिपक्वन प्रावस्था में प्रथम परिपक्वन और द्वितीय परिपक्वन, तो प्रथम परिपक्वन और इसके बाद द्वितीय परिपक्वन में यहाँ शुक्राणु बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हमारे चैनल में अपलोडेड है और इसका क्वेश्चन अलग भी अपलोडेड है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का। आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? देखिए जो अपूर्ण प्रभाविता है इसको कार्ल कोरेंस ने दिया था। कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में दिया था और इसमें इन्होंने गुलाबांस के पुष्प पर प्रयोग किया था। जो मिराबिलिस जलापा है उस पर प्रयोग किया था। इन्होंने लाल पुष्प लिए थे, लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिए थे। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जब, तो इन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे। गुलाबी पुष्प, इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहाँ लाल पुष्प लिए, इधर सफेद पुष्प लिए, दोनों के बीच क्रॉस कराया तो गुलाबी पुष्प पैदा हुए। और इसके बाद में इन्होंने स्वपरागण कराया तो इन्हें 1:2:1 के अनुपात में लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्पों का अनुपात प्राप्त हुआ था ऐसे। तो इस तरह से अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगी। फिर अगला है टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है? देखिए बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको बता दें। कोई भी रोग है, कोई रोग है तो इस रोग के जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु क्या है? रोगाणु वह जो रोग पैदा करते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, तो उस रोग के रोगाणुओं को मारकर, जैसे कोई रोग है तो उस रोग के रोगाणुओं को मार करके या इनको प्रभावहीन बनाकर शरीर में डाल दिया जाता है, शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, या प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है वैक्सीन या टीका करना। और इस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त करने को ही टीकाकरण कहा जाता है। कहने का मतलब यह है टीकाकरण क्या हुआ? किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचाने की क्रिया को ही टीका या वैक्सीनेशन कहा जाता है या टीकाकरण कहा जाता है। फिर अगला है मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ऐसे करेंगे, ऊपर थोड़ा सा अर्धगोला बनाइए, फिर यहाँ ऐसे करके इस तरह से ले लीजिए, फिर यहाँ से इधर थोड़ा सा नीचे और इधर कर लीजिए। अब यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकालिए इधर, और इधर फैलोपियन ट्यूब निकाल दीजिए। यहाँ अंडाशय को बना दीजिए, इधर झालर बना दीजिए इसमें फिर ये हो जाएगा गर्भाशय। तो बाहर यहाँ लिखिए गर्भाशय, ये अंडाशय है, यहाँ अंडाशय लिख दीजिए। ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनी लिखिए। योनि है, योनि लिख दीजिए। इस तरह से बन जाएगा। अच्छी तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल से आप जाकर के सर्च करके देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है।
फिर अगला है मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बता दें जो मेंडल हैं इनका जन्म 22 जुलाई 22 जुलाई सन 1822 को माली परिवार में हुआ था। माली परिवार में हुआ था, यानी मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को माली परिवार में हुआ था। और ये जो मेंडल हैं ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे और वहां पर एक गिरजाघर था। गिरजाघर में पादरी थे, गिरजाघर में पादरी का काम करते थे। और जब इनको समय मिलता था तो वहां पर एक गार्डन था, गार्डन में जाकर के मटर के पौधों पर प्रयोग करते थे। मटर के पौधों पर, उद्यान मटर पर प्रयोग करते थे या गार्डन के पौधों पर, जो मटर के पौधे लगे थे गार्डन में उस पर प्रयोग करते थे। और लगातार इन्होंने 8 सालों तक प्रयोग किया। मटर के पौधे पर इन्होंने लगातार 8 सालों तक प्रयोग किया और 8 सालों तक प्रयोग करने के बाद सन 1865 में इन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया या आनुवांशिकता के सिद्धांतों को दिया। इस प्रकार आनुवांशिकी की नींव डाली थी। इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इतना लिख देंगे बस काम हो जाएगा। फिर अगला है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देकर विभेद कीजिए, यानी अंतर स्पष्ट करना है। देखिए इधर डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर है जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जब हमारे शरीर की खुद की कोशिकाएं किसी रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें, इम्यूनिटी उत्पन्न करें तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी दूसरे के शरीर से बनाए गए प्रतिरक्षी जब हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के माध्यम से तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर दूसरा है यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा है चूंकि हमारे शरीर में बनती है इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है यह तुरंत राहत पहुंचाती है। फिर अगला है इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इससे शरीर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला है सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी पूरे जीवन कार्य करती है, हमारी लाइफ टाइम कार्य करती रहती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है, थोड़े दिनों के लिए ही होता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो मानव में चेचक के बीमारी के प्रति जो प्रतिरक्षा थी ये सक्रिय प्रतिरक्षा है, यानी अपने आप ही चेचक ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है मानव में काली खांसी है, टेटनस है, रेबीज है, पोलियो है आदि रोग से टीकाकरण के द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है। यानी इन रोगों में टीका लगवाकर प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, इम्यूनिटी प्राप्त की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरजातीय स्पर्धा और सिंड्रोम। तो अंतरजातीय स्पर्धा क्या होती है? ये ऋणात्मक पारस्परिक अंतःक्रिया है। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया अंतःक्रिया। कोई दो विभिन्न जातियां हैं या दो जातियां हैं, इन दोनों जातियों के जीवों में होने वाली स्पर्धा होती है क्या? अंतरजातीय स्पर्धा, विभिन्न जातियों के बीच होने वाली। और इसमें एक जाति को लाभ होता है या अधिक लाभ होता है कह लीजिए, या फिर दोनों जातियां समान रूप से साथ साथ नहीं रहती हैं अंतरजातीय स्पर्धा में। और जो सिंड्रोम है, जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो सिंड्रोम है ये एक प्रकार का विकार है। सिंड्रोम यानी कि विकार। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इन 46 गुणसूत्रों में यदि किसी कारणवश 45 ही रह जाएं या किसी कारणवश 47 हो जाएं तो ये जो अपसामानता है गुणसूत्रों में, तो गुणसूत्रों की जो अपसामानता है
इसी दोष को सिंड्रोम कहा जाता है। यानी क्या होगा, गुणसूत्रों की अपसामान्य संख्या में संबंध दोषों को सिंड्रोम कहते हैं। अपसामान्य संख्या से संबंध दोषों को ही सिंड्रोम कहा जाता है। 45 हो गए तब भी सिंड्रोम हो गया, 47 हो गए तब भी सिंड्रोम हो गया, तो इस तरह से सिंड्रोम हो जाएगा। सभी सिंड्रोम पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, चित्र सहित मैंने समझाया हुआ है। फिर अगला है पारिस्थितिकी विविधता एवं आनुवांशिक विविधता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान सी परिभाषा है इसकी। देखिए, जो पारिस्थितिक विविधता है तो पारितंत्र स्तर पर मिलने वाली विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। पारितंत्र स्तर पर मिलने वाली विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। जबकि जो आनुवांशिक विविधता है तो आनुवांशिक स्तर पर मिलने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। अगर पारिस्थितिक विविधता का उदाहरण देखा जाए तो जैसे भारत में रेगिस्तान है, वर्षा वन है, जहां पर वर्षा ही होती रहती है, तो ये पारिस्थितिक विविधता के उदाहरण हो जाएंगे। अगर आनुवांशिक विविधता के उदाहरण को देखा जाए तो जैसे है हमारे देश में आम की 1000 जातियां पाई जाती हैं जो आनुवांशिक रूप से भिन्न है, अलग अलग प्रकार की हैं, जबकि आम सभी होते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा और पौधों में गुरु बीजाणु जनन। तो प्लेसेंटा क्या है देख लेते हैं। प्लेसेंटा को अपरा भी कहा जाता है। जो प्लेसेंटा है इसे अपरा भी कहते हैं या आंवल भी कहा जाता है। प्लेसेंटा को अपरा या आंवल भी कहा जाता है। और जो भ्रूण होता है, भ्रूण के विलाई और जो गर्भाशय की विलाई हैं, ये आपस में जहां पर मिलते हैं उसी संबंध को प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। और इससे मां से बच्चे को पोषण जाता है, ऑक्सीजन जाती है, उत्सर्जित पदार्थ इसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इस पर फुल जानकारी के लिए हमारे चैनल से जाइए देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अपलोडेड है। फिर अगला है पौधों में गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का मतलब है बीजांड का निर्माण। बीजांड का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, चित्र सहित समझाया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है आरएनए तथा डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। आरएनए और डीएनए में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, इधर लिखिए आरएनए और इधर लिख दीजिए डीएनए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जो आरएनए होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य व केंद्रक की केंद्रिका में पाया जाता है। केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में पाया जाता है। जबकि जो डीएनए है केवल केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्रों पर पाया जाता है। और अगर दूसरे अंतर की बात की जाए तो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। जबकि जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे अंतर हैं हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाइए देखिए। और इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है कि आपको एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर अगला है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता, इसमें कोई दो जीवधारी होते हैं और दोनों जीवधारी जीवित रहने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसमें दोनों का लाभ होता है, किसी की भी हानि नहीं होती है। इसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। दो जीवधारी हैं, दो सहभोजी हैं, दोनों सहभोजी साथ साथ रहते हैं, जीवित रहने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है, तो इसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जैसे लाइकेन है, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, या आप बता सकते हैं कि जो दलहनी पौधों की जड़ें हैं, दलहनी पौधों की जड़ें और उसमें राइजोबियम जीवाणु। फिर अगला है बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरि के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, एक यहाँ पर हम अंकुरित बना लेते हैं पौधा, मान लीजिए ये बीज अंकुरित हुआ है, तो ये बीज पत्र हो गए हैं, बीज पत्र। और जो बीज पत्र होते हैं तो बीज पत्रों के ऊपर का ये जो भाग होता है इसे बीज पत्रोपरिक कहा जाता है। ये क्या है, बीज पत्रोपरिक होता है।
और बीज पत्र ये जो है इसका जो आधार है इसे बीज पत्राधार कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? बीज पत्राधार हो जाएगा। तो बीज पत्र के ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग और बीज पत्राधार यानी बीज पत्र के नीचे का भाग। तो अंतर हो गया है। फिर अगला है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसको क्षति पहुंचाने वाले कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए, जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय हैं। आइए इसको बता देते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 7 जैव विविधता। तो जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के विभिन्न स्तर जैसे आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ये जैविक विविधता के विभिन्न स्तर होते हैं। और इनके बारे में ना लिखिए, लिखना चाहे तो लिख दीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो इतना सारा लिख देंगे और लिखने के बाद में यानी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देंगे। तो आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जातीय स्तर पर जो मिलती है विविधता उसे जातीय विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक स्तर पर जो विविधता मिलती है या पारितंत्र स्तर पर जो विविधता मिलती है उसे पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया था इसको क्षति पहुंचाने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए, कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसको क्षति पहुंचाने वाले जो कारण हैं, आवासीय क्षति यानी उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण उनके आवासों का नाश हो रहा है, आवास नष्ट हो रहे हैं। और आवास नष्ट होने से क्या है कि जैव विविधता में कमी आई है। फिर भोजन एवं सुरक्षा का अतिदोहन। तो मनुष्य वन्य प्राणियों का मांस खाने के लिए शिकार करता है, इस कारण कई वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। शेर, सांप, घड़ियाल आदि को मानव डर के कारण मार देता है, इसी कारण जैव विविधता में कमी आई है। फिर विदेशी जातियों का अतिक्रमण। तो बहुत सी विदेशी जातियां पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। इन विदेशी जातियों से हमारी देसी जातियां समाप्त हो रही हैं। और फिर अगर अगला देखा जाए शिकार, तो मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य जंतुओं का शिकार करता है। कुछ वन्य जंतुओं को वह आर्थिक लाभ के लिए भी मारता है, जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए, हाथी को उसके दांतों के लिए। तो ये इसी तरह से सह विलुप्तता को बता दीजिए। इस तरह से कई सारे आवासीय क्षति के कारण होते हैं। तो देखिए संरक्षण की विधियां ही उपाय हैं। तो पहला बता दीजिए स्वास्थ्य संरक्षण और दूसरा बता दीजिए बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थ्य संरक्षण में इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदानों आदि में संरक्षण दिया जाता है। इसलिए अनेक प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीवमंडल, वन्य जीव अभयारण्य का रूप दिया गया है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। अगला है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन आदि आते हैं। इतना सारा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला है आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं का व्याख्या कीजिए। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन और निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं का वर्णन करना, संरचना और घटनाओं का। तो निषेचन कैसे होता है, मैंने आपको समझाया था कि जो भ्रूणकोश होता है, ये देखिए जैसे बनाया मैंने जल्दी से। तो जब पराग नलिका यहाँ आती है, इसमें दो नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक अंडकोश का संश्लेषित होता है, निषेचन हो गया, और दूसरा नरयुग्मक द्विगुणित केंद्रक से संश्लेषित होता है, तो जाकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और इस तरह से पूरा फल और फिर बीज का निर्माण हो जाता है। अब जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद में कहा गया है कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो निषेचन होने के बाद जो पुष्प के बाह्य दल पुंज हैं गिर जाते हैं, कुछ में लगे रहते हैं, जैसे बैंगन में लगा है, मिर्ची में लगा रहता है आदि, कुछ में लगे रहते हैं, लेकिन अधिकतर गिर जाते हैं। जो दलपुंज होते हैं वो भी टूटकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। वर्तिका सब मुरझाकर गिर जाते हैं। और जो अंडाशय है, अंडाशय फल में बदल जाता है, जो बीजांड थे वो बीज में बदल जाते हैं। यही सारा लिख देंगे और बढ़िया सा बड़ा 3 पेज का कम से कम। फिर अगला है निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र से समझाया हुआ है। क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। और जो चिकित्सीय सगर्भता समापन है, ये क्या होता है, तो वास्तव में
ये किसी अच्छे योग्य डॉक्टर की सहायता से जो शिशु होता है उसका गर्भपात करवाया जाता है, हालांकि ये कानूनी जुर्म है। फिर अगला है पुनर्योगज प्रोटीन। तो पुनर्योगज प्रोटीन किन्हीं दो जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाई गई जो प्रोटीन निकाली जाती है उसे ही पुनर्योगज प्रोटीन कहा जाता है। फिर है आर्तव चक्र। तो आर्तव चक्र वास्तव में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो स्त्रियों में हर 28 दिन के अंतराल पर आती है, और इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अथवा लगा है मेंडल के स्वतंत्र अभ्युवन के नियम का वर्णन कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इतना सरल तरीके से मैंने समझाया है। आप लोग जाइए मेंडल का स्वतंत्र अभ्युवन का नियम या स्वतंत्र अभ्युवन का नियम और आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंस, इसके सर्च कीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया। बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिंग निर्धारण समझाया था, ये पुरुष है ये स्त्री है, और फिर क्रॉस करवाया जाता है। तो क्रॉस करवाने पर जहाँ जहाँ पर वाई आता है वो सभी पुत्र हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर केवल एक्स है वो सभी पुत्रियाँ हो जाएंगी। इस तरह से मैंने बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया है। परिवार नियोजन, तो परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन है, और परिवार नियोजन की स्थायी विधियों में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, नलबंदी और नसबंदी आते हैं। इस पर बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, आप लोग जाइए देखिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें जो जैव विविधता वाला मैंने बताया था ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, बहुत ही ज़्यादा आएगा जरूर। फिर अगला है व्यसन क्या है। किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव क्या हैं, उनकी रोकथाम पर टिप्पणी कीजिए। किसी जहरीले पदार्थ, किसी नशीले पदार्थ की लत लग जाना ही व्यसन कहलाता है। किसी ड्रग्स के प्रति लत लग जाना ही व्यसन होता है। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।